नमस्कार, नवतेज टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। बताते चले कि दिल्ली में आज किसानों का कूच करने का ऐलान कर दिया गया था और आज दिल्ली की तरफ किसान बढ़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब हरियाणा से हजारों की संख्या में किसानों ने अपनी मांग को लेकर आज दिल्ली कूच कर दिया है और किसानों के दिल्ली चलो मार्च की वजह से सभी बॉर्डरों को सील भी कर दिया गया है। गाजीपुर, सिंघू, टिकरी समेत सभी बॉर्डरों को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बॉर्डर इलाकों में भीषण जाम की स्थिति देखी जा रही। राजधानी दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर पुलिस ने बैरिकेडिंग कर दी है। सीआरपीएफ की तरफ से धारा 144 लागू कर दी गई है और एहतियात के तौर पर केंद्रीय सचिवालय, मेट्रो स्टेशन को बंद कर दिया गया है। लाल किले को भी सैलानियों के लिए बंद कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने भी ये साफ कर दिया है कि किसानों की आड़ में उपद्रवियों ने अगर कानून व्यवस्था में खलल डालने की कोशिश की तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इधर महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ कांग्रेस के पूर्व एमएलसी अमर राजुलकर ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। वहीं बताया जा रहा है कि बीजेपी चौहान को राज्यसभा भेज सकती है और वे कल नामांकन भी कर सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अगर चौहान को राज्यसभा भेजते हैं तो ये कारगिल के शहीदों का अपमान होगा। बताते चले कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता अशोक चौहान बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इधर बीकानेर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत आज गौशाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने निरीक्षण किया है और इस दौरान उन्होंने बातचीत भी की है। सुनाएंगे। मौजूद है राजस्थान के डेयरी एवं पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत। बात करते हैं, बीकानेर दौरे पर हैं। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ मैं यहाँ बीकानेर दौरे पे हूँ और नोखा में गुलरिया परिवार द्वारा जो प्रकल्प चलाया जा रहा है, स्कूल का शिलान्यास का कार्यक्रम, पद्म स्मारक का आज शुरुआत और ये क्या नाम गौशाला के जो प्रकल्प है उनको जो चलाया जा रहा है, निश्चित रूप से इस कार्यक्रम में आकर के मुझे अच्छा लगा और गुलरिया परिवार को धन्यवाद देना चाहूँगा कि वो लंबे समय से गौशाला के क्षेत्र में, गौ सेवा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से उनके आज उन्होंने 51 लाख की स्थानीय गौशालाओं को देने की घोषणा की है, तो उस भामाशाह परिवार को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि सरकार की तरफ से बहुत सारी योजना अभी संचालित है। हर जिला स्तर पर नंदीशाला खोलने की योजना है, हर पंचायत समिति स्तर पे नंदीशाला खोलने की योजना है, हर पंचायत हेडक्वार्टर पे गौशाला खोलने की योजना है। तो भामाशाह और गौपालकों से मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वो पंचायत स्तर पे गौशाला खोले, पंचायत समिति स्तर पे नंदीशाला खोले, संस्था बनाए, संस्था बना के रजिस्टर करे, रजिस्टर करके उनको आवेदन प्रक्रिया के तहत आवेदन करे और निश्चित रूप से यदि हर गांव में गौशाला खुलेगी तो ये जो बेसहारा गाय है, नंदी है, इनका संरक्षण होगा। सर, देवस्थान विभाग भी आपके पास है, चूंकि तमाम तरह की धार्मिक यात्राएं भी आपसे जुड़ी हुई है, इन सबको देखते हुए किस तरह से अब करेंगे? देवस्थान विभाग भी मेरे पास है। अभी हमारे देवस्थान विभाग के अंतर्गत 593 मंदिर जो हमारी संपत्ति है, बाकी पूरा का पूरा जो राजस्थान पर है वो देवस्थान विभाग के अधीन ही है और निश्चित रूप से हमारे मंदिरों को और जैसे कैसे विकसित करें उसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं और आने वाले समय में उसके ऊपर भी अमल करेंगे। और जितने मंदिर है राजस्थान भर में, मैं सभी वहाँ जो मंदिरों को संचालित करने वाले धर्म प्रेमी लोगों को और संस्था के पदाधिकारियों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतने सारे मंदिरों का देख रेख कर रहे हैं। तो बजट आया, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बजट मुख्यमंत्री जी भजनलाल जी के नेतृत्व में जो दिया कुमारी जी ने बजट पेश किया, निश्चित रूप से वो सराहनीय बजट है और हर वर्ग को, पूरे राजस्थान भर के हर वर्ग को इसमें समाहित करने का काम किया है। आज देवस्थानों की बात करें तो 20 से ज्यादा जो मंदिर है
उनके वहाँ को उनका उनका विकसित करने के लिए वो भी प्लानिंग है। उनकी 300 करोड़ की घोषणा की है और किसान वर्ग को फायदा पहुंचाने के लिए भी इसमें 5 लाख पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक वो कार्ड जो गोमाता कार्ड बना करके बैंक से बिना ब्याज से लोन देने की भी योजना है। इस तरह से हर वर्ग को समाहित किया है और निश्चित रूप से ये बजट जनता भी बजट की प्रशंसा करेगी। बिहार के मंत्री, डेयरी एवं पशुपालन मंत्री कहा जा सकता है और इनका कहना है कि सीधे तौर पर काम है जो राजस्थान में पूरी तरह से विकास चल रहा है और विकास के साथ साथ ये भी कहा जा सकता है बजट है वो भी एक शानदार और उन्मुक्त बजट कहा जा सकता है। के सिंह, बीकानेर। इधर ब्यावर में एक जिला पत्रकार सम्मेलन रखा गया जिसमें जिले भर के तमाम पत्रकार सम्मिलित हुए। इस मौके पर सभी पत्रकार साथियों ने एक साथ पत्रकार विष्णुदत्त धीमान को ब्यावर जिले का पहला जिलाध्यक्ष घोषित किया। इस दौरान ब्यावर के वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद वाजपेयी, प्रेमदत्त मिश्रा, राम प्रसाद कुमावत, फोटो जर्नलिस्ट कमल मारोठिया, विजेंद्र प्रजापति और जैतारण से आए पत्रकार प्रकाश गर्ग सहित ब्यावर के आसपास के लगभग 60 और 70 से ज्यादा पत्रकार साथी इसमें उपस्थित रहे। वहीं जिला पत्रकार संघ के अध्यक्ष बने विष्णुदत्त धीमान को अपनी कार्यकारी गठित करने के निर्देश भी दिए गए। ब्यावर जिला पत्रकार संघ का सम्मेलन संपन्न हुआ और इस मौके पर जो एक भार मुझे सौंपा गया ब्यावर पत्रकार सम्मेलन के दौरान जिला संघ के अध्यक्ष का, तो सभी की सर्वसम्मति सौंपा गया और इस भार को लेकर अब सभी साथियों के साथ में जो पत्रकारों की समस्याओं को लेकर चलेंगे, जो समस्याएं उनका निस्तारण करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। जहां तक ब्यावर के अंदर जिला पत्रकार संघ का जो गठन हुआ है और जिसकी जिम्मेदारी जो सौंपी गई है उसके अंदर जिस तरह से पत्रकारों ने अपनी अपनी समस्याएं भी बताई है, आखिर में उन समस्याओं का निराकरण करने का पूरी तरह से प्रयास किया जाएगा। और जहाँ तक ब्यावर जिले के जो पत्रकार हैं, जो आसपास के क्षेत्रों के जो पत्रकार आए हैं, वो आज पूरी तरह से उत्साहित थे और ब्यावर के अंदर जिस तरह से प्रशासनिक और राजनीतिक और जिस तरह की गतिविधियाँ हैं उसमें कहीं ना कहीं जो पत्रकारों की उपेक्षा, पत्रकारों के साथ में जो आने वाले समय में जिस तरह की चुनौतियाँ हैं उनको लेकर भी आज। बीकानेर से खबर है जहां पर आपको बता कि बेटों ने पिता की याद में एक पद्म स्मारक बनवाया है। दरअसल बीकानेर के नोखा तहसील के मूलवास सिलवा में गौ सेवी संत ब्रह्मलीन पद्माराम कुलरिया की याद में उनके 3 बेटों का कानाराम शंकर और धर्म कुलरिया ने अपने पिता की तीसरी पुण्यतिथि पर 7 करोड़ की लागत से डिजिटल लाइब्रेरी और एक म्यूजियम और कुलरिया की मूर्ति का अनावरण किया। इसका लोकार्पण राजस्थान के महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र के वर्चुअल उद्घाटन के साथ किया गया। इस उद्घाटन के अवसर पर योग गुरु बाबा रामदेव, परमार्थ निकेतन ऋषिकेश के मुनि श्री चिदानंद सरस्वती, हरिद्वार के आचार्य बालकृष्ण, कथावाचक मुरलीधर महाराज सहित अनेक लोग इसमें मौजूद रहे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन संत पद्माराम की पुण्यतिथि की पूर्व संध्या पर पद्म पैलेस में भक्ति संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें भजन कीर्तन का आयोजन किया गया था। सोमवार की सुबह योग गुरु बाबा रामदेव ने एक विशाल पंडाल में योग सिखाया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में राजस्थान सरकार के डेयरी और पशुपालन और देवस्थान विभाग के मंत्री जोराराम कुमावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। वहीं इस मौके पर नवतेज टीवी के ब्यूरो चीफ के सिंह ने खास बातचीत की शंकर और धर्म कुलरिया से। अपनी भावों से अवगाहित करते हुए आगे बढ़ा जबरदस्त पिता के लिए 3 पुत्रों के द्वारा बनाई गई एक शानदार इमारत जिसे ई डिजिटल लाइब्रेरी कहा गया। हमारे साथ हैं उन्हीं पुत्रों में से एक शंकर कुलरिया, जिनसे बात करेंगे। आज लोकार्पित भी कर दी गई है, सर क्या कहेंगे? हाँ, आज बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम हुआ। पूरे गांव वाले और नज़दीक के सभी गांवों के करीब 30-35 हज़ार लोग यहाँ पे इकट्ठे थे। सभी ने प्रसाद लिया। राज्यपाल महोदय ने लाइब्रेरी का और स्मारक का, स्कूल का शिलान्यास किया और लाइब्रेरी और लोकार्पण का ओपनिंग भी करी और संतों का सानिध्य मिला, जिसमें रामदेव जी, बालकृष्ण जी और मुनि जी और गोविंद गिरी जी, काफ़ी संत आज आए और सबका यहाँ पे सानिध्य था और सबका आशीर्वाद मिला सबको। तो आज हमारा पूरा गांव गौरवान्वित हुआ कि बड़े बड़े संत आके सबको आशीर्वाद मिला और सबने आशीर्वाद दिया। तो और लोगों ने काफ़ी सराहना भी की कि ये चीज़ इस गांव में जो हुई वो हर जगह होनी चाहिए। हर भाइयों, हमारा बिजनेस भाइयों को ये चीज़ अपने गांव में या अपने एरिया में करनी चाहिए।
न कि वो यहाँ से माइग्रेट होके जो शहर में जाते हैं उनको वापस आके, ये शुरुआत है और ऐसी शुरुआत हर गांव में होना चाहिए। पिताजी का सपना था कि ऐसी हमारे गांव के लोगों को, गांव की लड़कियों की सौगात है, लेकिन अब ये हमने एक सपने के रूप में, छोटा सी रूप में उनका सपना पूरा किया है। अभी तो श्रृंखला चालू है और आगे स्कूल का एक प्रोग्राम बहुत बड़ा है जो हम कितने कंप्यूटर्स वगैरह सब कुछ लगा दिए हैं? अभी कंप्यूटर हाल फिलहाल 40 कंप्यूटर लग चुके हैं, लेकिन कैपेसिटी 80 कंप्यूटर की है और वो अगले हफ्ते तक चालू हो जाएगा। लगभग आप अपन माने सारे लगभग सब कुछ रेडी है। यस, कल सुबह ही कोई बच्चा पढ़ना चाहता है तो कल सुबह के लिए रेडी है। इसमें संतों के लिए भी कुछ विशेष व्यवस्थाएं रखी है? जी हाँ, तो यदि संतों के लिए और साथ में जब टीचर आते हैं तो यदि वो बच्चे पढ़ते हैं तो टीचर क्या करें, तो उनके लिए हमने मेडिटेशन रूम, ध्यान रूम बनाया है। तो वहाँ पे बैठ के पूजा पाठ कर सकते हैं, धर्म ग्रंथ पढ़ सकते हैं, हमारी संस्कृति सनातन धर्म के बारे में पढ़ सकते हैं। वो इसलिए हमने ध्यान रूम भी बनाया है। कंट्री लेवल के जो लोग पधारे यहाँ पे, सभी हमारे और हमारे गुजरात की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर कमिंग, आए यहाँ पे और हमारा मान सम्मान बढ़ाया, वो लोग ने अच्छा लगा हमको। धर्म जी, इसके पीछे थीम की अगर बात करें तो क्या थीम रही? थीम इसकी ये रही कि डे 1 से हमारी प्लानिंग यही थी कि यहाँ पे एक छोटा सा एक म्यूजियम, लाइब्रेरी या बच्चों के लिए कुछ नई चीज़ सीखने को मिले। तो हमने एक बेस्ट एक ड्राइंग आर्किटेक्ट को चुना हमने और उसने अच्छी डिज़ाइन बनाई, उसमें कुछ करेक्शन हुआ हमारा, लेकिन फाइनली हमारी डिज़ाइन अच्छी बनी। आज हम इस पर आखिर आ गए और फिनिश भी हो गई चीज़, बहुत अच्छी चीज़ बनी। उसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर किस तरह की जो योग वगैरह इनके लिए भी रखा गया व्यवस्था है? हाँ, योग की रखा है यहाँ पे। एट ए टाइम अगर कोई योग के लिए आना चाहते तो आ सकते हैं और ध्यान रूम भी बनाए हैं यहाँ पे। इधर डीडवाना में पुलिस ने अतिक्रमण हटाने के अभियान को एक बार फिर से ठंडे बस्ते में डाल दिया है। ये अभियान 2 दिन में ही ठंडे बस्ते में पड़ गया। बता दें कि बीते शनिवार को शहर के मंगलाना रोड स्थित गोपाल गौशाला में अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया था, जो सीबीएम हॉस्पिटल से आगे अंजुमन मस्जिद की पेड़ियां तोड़ने के बाद आकर ठंडा पड़ गया। जबकि मस्जिद के सामने महज 100 मीटर दूर आस्था हॉस्पिटल के बाहर स्थित सरस डेयरी के ढाबे को अभी तक नहीं हटाया गया है। ये जो अतिक्रमण हटवाया जा रहा है नगर परिषद एरिया से, वो माननीय हमारे जो कलेक्टर साहब हैं उनके आदेशों की पालना में है और स्वच्छ भारत मिशन के तहत हटाया जा रहा है। इसमें नगर परिषद एरिया में जो भी एनएच पे 50 मीटर इधर और दोनों साइड का जो एरिया है उसमें लोगों ने पक्के चौकी वगैरह बना रखे हैं, स्टेयर्स बना रखी है, उनको हटाया जा रहा है और इसके लिए उनको नोटिस वगैरह तामील करवाए गए हैं और जो जिनकी दुकानें हैं उनको उचित समय दिया गया है हटाने के लिए और वो लोग इसमें सहयोग भी कर रहे हैं और हटा भी रहे। खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर जिला कलेक्टर उत्सव कौशल सीएचसी का औचक निरीक्षण करने पहुंचे, जहां पर उन्होंने रजिस्ट्रेशन काउंटर, ओपीडी वार्ड, लेबर रूम समेत पूरे अस्पताल परिसर का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रखने और अस्पताल परिसर की बेहतर साफ सफाई रखने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही साथ उपस्थिति रजिस्टर की जांच करके पूरे स्टाफ को समय पर आने के निर्देश भी दिए हैं। यूपी के बहराइच से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि अमृत फार्मेसी का शुभारंभ किया गया। यहां पर आम जनमानस को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सरकार के द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में जनपद बहराइच के मेडिकल कॉलेज में अमृत फार्मेसी का उद्घाटन कर शुभारंभ किया गया है। बता दें कि मेडिकल कॉलेज परिसर में स्थापित किए गए अमृत फार्मेसी में सभी महंगी दवाएं 40% छूट पर मरीजों को दी जाएंगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की योजना है और ये सन 2015 में शुरू हुई थी। इसका पहला सेंटर एम्स दिल्ली में शुरू हुआ 15 दिसंबर सन 2015 में। इसमें जो अमृत है इसका पूरा फुल फॉर्म ही यही है कि अफोर्डेबल मेडिसिन एंड रिलायबल इम्प्लांट। जो ये शुरू हुई थी पहले इम्प्लांट और कैंसर की दवाइयों के लिए शुरू हुआ था सन 2015 में, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके जब गरीब मरीजों के लिए सारी दवाइयों की उपलब्धता में प्रॉब्लम आने लगी तो इसके ऊपर सारी दवाइयाँ अब उपलब्ध होने लगी हैं। इनके पास करीब 5200 दवाइयों का पूरा उपलब्धता रहती है एक फुल सेक्टर पे और इसमें कोई भी जो मरीज़ की किसी हड्डी में कोई इम्प्लांट लगेगा या आगे चल के अभी हम कैंसर की बीमारी के लिए शुरू करेंगे तो कैंसर की कीमोथेरेपी जो होगी जो कि बहुत ही महंगी पड़ती है एक साइकिल, वो यहाँ पे हमको करीब 60 से 70% डिस्काउंट पे उपलब्ध होगी।
यूपी के सहारनपुर से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन यानी कि उपजा के जिला अध्यक्ष सुशील कपिल और महानगर अध्यक्ष काशिफ खान के नेतृत्व में संगठन के पदाधिकारियों ने टोल बैरियर पर पत्रकारों के वाहनों को छूट दिए जाने की मांग को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन उसे किसी भी प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं है। समाचार संकलित करने के लिए जगह जगह जाना पड़ता है और लाइव दिखाना पड़ता है। उसको लेकर रास्ते में जो टोल पड़ने वाले हैं उसके छूट को लेकर आज एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को प्रेषित किया जा रहा है और हम चाहते हैं इसमें हमें छूट मिले, जिससे हमें समाचार संकलित करने में राहत मिले। धन्यवाद। आज जो ज्ञापन हमने जिलाधिकारी महोदय को दिया है वो टोल प्लाजाओं पर, टोल बैरियर पर जो पत्रकारों के साथ में अभद्रता होती है, उनसे टोल लिया जाता है, उसके संबंध में दिया गया है। क्योंकि जनपद सहारनपुर में 4 टोल टैक्स जो लगते हैं, 2 NHI के यानी राष्ट्रीय राजमार्ग के और 2 स्टेट हाईवे के जो राज्य राजमार्ग के हैं, उन सभी पर पत्रकारों को समाचार करने के लिए जाना पड़ता है। क्योंकि सरसावा और आपका देहरादून रोड पर जो चमारी खेड़ा में टोल है, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, उन पर भी पत्रकार जो हैं वो समाचार करने के लिए जाते हैं उस क्षेत्र में भी। और जो स्टेट हाईवे के हैं, देवबंद क्षेत्र में जो पड़ता है और नागल क्षेत्र में जो पड़ता है वहाँ पर भी। तो इसके लिए पत्रकारों को इसमें छूट मिलनी चाहिए। क्योंकि पत्रकारों के जो कार्ड हैं, जो चैनल के आई कार्ड होते हैं, समाचार पत्र के जो आई कार्ड होते हैं, वो टोल प्लाजा पर मान्य नहीं होते। उनका कहना यही है कि वो टोल प्लाजा पर मान्य नहीं है। सरकार जो है इसकी तरफ कदम उठाए और सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए कि पत्रकारों को इसमें छूट मिले और पत्रकार समाचार संकलित जो करता है उसमें उसे छूट मिलनी चाहिए टोल प्लाजा। आगे खबरों की ओर रुख करेंगे। रावतसर से खबर है, जहां पर रावतसर कस्बे में एक व्यक्ति ने बैंक लोन लिया था, लेकिन समय से लिए लोन को वो वापस नहीं चुका पाया, जिसके चलते बैंक के कुछ अधिकारी कब्जा लेने आए थे। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने महिला और उसके बच्चे को जबरन बाहर निकाल दिया, जिस पर महिला ने अधिकारियों के सामने हाथ जोड़कर 3 दिन का समय मांगा। हालांकि पहले तो अधिकारियों ने लिखित में समय दे दिया, बाद में मुकर गए। थोड़ी देर बाद नोहर से कॉमरेड मंगेश चौधरी ने मौके पर पहुंचकर अधिकारियों से महिला को बेघर करने का जब अदालत का कानूनी आदेश मांगा, जिस पर बैंक के अधिकारी बंगले झांकने लगे और थक-हार कर बाद में बैंक अधिकारी मकान का ताला खोलकर खाली हाथ रवाना हो गए। जी, आज SBI बैंक ने केसर वाइफ ऑफ जगदीश के मकान को कुड़क करने का प्रयास ही नहीं किया, ताले लगा करके पूरा गेट तोड़ करके गाड़ी के मतलब वो अपने आरी से और अंदर घुस करके पुलिस ने और अपने SBI बैंक ने तांडव करने का प्रयास किया और पूरे ज़िले की फोर्स को गलत सूचना दे करके 150 पुलिस के जवानों को, लेडीज़ पुलिसकर्मी को लेकर के आए और मकान के ताले तोड़ करके और दूसरे खुद के ताले लगा करके मकान को कुड़क। हमने मौके पर आकर के इनके बैंक के अधिकारियों से जब हमने कागज़ मांगा तो कागज़ देने से इनकार कर दिया। इनके पास कोई कागज़ नहीं था, सिर्फ दादागिरी के तहत एक गरीब किसान के मकान को कुड़क कर रहे थे। ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करें। हमने मौके पर ताले वापस खुलवा करके उस अपने किसान की बेटी को घर के अंदर बैठा करके जा रहे हैं और हम खुला कहना चाहते हैं कि कोई भी राज और कोई भी सरकार किसी भी सूरत में किसी भी किसान के मकान को और किसी भी किसान की ज़मीन को नीलाम नहीं करने देंगे। खबर अलवर के वैशाली से है, जहां पर कुएं में 3 शव मिलने से इलाके भर में हड़कंप का माहौल देखने को मिला है। हालांकि इस दौरान जब जैसे ही आसपास के लोगों को इस खबर की जानकारी मिली तो मामले की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कुएं से बाहर निकाला। पुलिस के मुताबिक मामला हत्या का नजर आ रहा है, जिन्हें एक एक कर हत्या करके कुएं में डाल दिया गया था। नगर थाना अंतर्गत 3 शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ये वो कुआं है जिसमें 3 शव मिले हैं, एक महिला का शव मिला है, 2 बच्चों के शव मिले हैं। पुलिस ने तीनों शवों को अलवर के जिला अस्पताल की मोर्चे में रखवा दिया गया है। फिलहाल इनकी बच्ची का और इनके मां का शव इस वैन में रखवा दिया गया है। अब पुलिस इस पूरे मामले की जाँच पड़ताल कर रही है कि ये हत्या है या आत्महत्या। अलवर से नवतेज टीवी के लिए मैं दीक्षित कुमार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें नवतेज टीवी। नमस्कार।